फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में फर्स्ट वीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल अभी डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? मैक्सिको के अंदर, बराबर ना? तो इस न्यूज के बारे में बात करें। सबसे पहले तो ये ब्लू होल क्या होता है फ्रेंड्स? ब्लू होल क्या होता है? तो एक वाटर फिल्ड वर्टिकल केवंस होते हैं और एक सिंक होल्स होते हैं जो कोस्टल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। और एक्चुअली ये जो सिंक होल्स कैसे बनते हैं? तो पानी का परलोकेशन होता है, बराबर ना? तो एक्चुअली ये ब्लू होल्स कैसे बनते हैं? तो व्हेन वाटर ऑन द सरफेस percolates through the rock, dissolving the minerals and widening the cracks which eventually causes the rock to collapse, बराबर ना? तो वाटर क्या करता है? जो समुद्र के नीचे जो रॉक बेड होता है उसको परकोलेट करता है, बराबर, धीरे धीरे उसको वीक करता है। मिनरल्स को डिसोल्व करता है, रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको डिसोल्व करता है और क्रैक्स को वाइड करता है, बराबर ना? और एक ऐसा समय आता है कि ये पूरा रॉक कोलेप्स होके एक गड्ढा जैसा बन जाता है जिसको बोलते हैं डीप होल, जिसको बोलते हैं ब्लू होल, बराबर ना? राइट। ओके। तो अगर मैं कुछ फेमस एग्जांपल्स की बात करूं ब्लू होल की, तो डीन्स ब्लू होल इन द बहामस। बहामस कंट्री में कौन सा ब्लू होल है? डीन्स ब्लू होल है। अगर मैं इजिप्ट के अंदर बात करूं तो दहाब ब्लू होल इजिप्ट के अंदर पाया जाता है। और अगर मैं बिलाइस के अंदर बात करूं तो ग्रेट ब्लू होल पाया जाता है, बराबर ना? तो ब्लू होल क्या होता है? एक सिंपल एक सिंक होल्स होते हैं, एक वाटर फील्ड वर्टिकल केवंस होते हैं जो कैसे बनते हैं? पानी के परकोलेशन से। जो पानी के अंदर जो रॉक बेड होता है, वाटर वो रॉक को धीरे धीरे वीक कर देता है, क्रैक को वाइड करता है, उस रॉक के अंदर जो मिनरल्स है उसको डिसोल्व कर देता है और वो रॉक कोलेप्स हो जाता है और एक खड्डा जैसा बन जाता है जिसको बोलते हैं ब्लू होल, बराबर ना? राइट। तो ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल अभी रिसेंटली जस्ट इसका एक्सकेवेशन हुआ है। इसको पाया गया है किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। कहाँ पे? मैक्सिको के अंदर, बराबर ना? राइट। अगर मैं इस तामजा ब्लू होल के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कैसा दिखता है? पहले तो ये तामजा ब्लू होल है, ये जो पूरा है ना ये तामजा ब्लू होल है, बराबर ना? जो पानी इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो पहले रॉक बेड था उसको पानी ने डिसोल्व कर दिया और वर्ल्ड का अभी तक का डीपेस्ट ब्लू होल है, बराबर ना? राइट। ये एक्चुअली कहाँ पे पाया गया? तो ये आप देख सकते हो मैक्सिको, ये मैक्सिको है पूरा। जो नॉर्थ अमेरिका का जो साउथर्न पार्ट है वो मैक्सिको है, बराबर ना? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये पूरा मैक्सिको है। राइट। और यहाँ पे ये जो रीजन है ऑरेंज कलर का, वो है यूकेटिन पेनिसुला। पेनिसुला किसको बोलते हैं? एक ऐसा रीजन कि जो उसके तीन बाजू क्या होता है? पानी होता है, बराबर ना? तो यूकेटिन पेनिसुला के अंदर ये चेटुमल बे है। यूकेटिन पेनिसुला के अंदर ये जो चेटुमल बे है, बराबर, वहां पे इस लोकेशन के ऊपर ये पाया गया है, बराबर ना? ब्लू होल, राइट। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर यूकेटिन पेनिसुला, पेनिसुला किसको बोलते हैं? एक ऐसा रीजन जिसके तीनों साइड क्या हो? पानी हो। और ये जो मेक्सिको के अंदर ये जो यूकेटिन पेनिसुला का जो रीजन है, बराबर, यूकेटिन पेनिसुला में से तीन कंट्रीज के अंदर वो पास होता है। एक तो है बेलाइस, एक है ग्वाटेमाला और एक है मेक्सिको, बराबर। तो मेक्सिको का जो पार्ट है यूकेटिन पेनिसुला का, बराबर ना, वहां पे ये रीजन को बोलते हैं चेटुमल बे। वहां पे ये डीपेस्ट होल पाया गया है, बराबर ना? ओके। राइट। तो अगर मैं तामजा ब्लू की बात करूं फ्रेंड्स, तो इट इज अ डीपेस्ट नोन अंडर वाटर सिंक होल इन द वर्ल्ड। इट इज इन चेटुमल बे ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूकेटिन पेनिसुला, बराबर। जैसे मैंने आपको बताया कि यूकेटिन पेनिसुला का जो साउथ ईस्ट कोस्ट है, बराबर, मेक्सिको के अंदर, वहां पे चेटुमल बे है, वहां पे ये पाया गया है। उसकी जो ऊंडाई है वो कितनी है? 390 फीट ज्यादा है, 390 फीट ज्यादा है। जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर था, जो 990 फुट डीप था, कौन सा? सांशा यंग ब्लू होल। अभी तक का जो सबसे डीपेस्ट ब्लू होल था वो कौन सा था? शानसा यंग ब्लू होल, बराबर, जिसको ड्रैगन होल भी बोलते हैं, जो साउथ चाइना सी के अंदर पाया गया है। उससे 390 फीट ये डीपर है ये तामजा ब्लू होल, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और ये जो तामजा ब्लू होल है वो कितने एरिया के अंदर स्प्रेड हुआ है? 13,666 मीटर स्क्वायर मीटर के एरिया एरिया के अंदर ये स्प्रेड हुआ है, बराबर ना? तो बहुत ही लार्जेस्ट है, बहुत ही जायंट है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके।
और अगर मैं यूकेटिन पेनिसुला बराबर जो रीजन के अंदर ये पाया गया है, ये यूकेटिन पेनिसुला की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि ये पेनिसुला किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, पेनिसुला इस रीजन को बोलते हैं जिसके तीनों तरफ क्या हो, पानी हो, बराबर ना, समुद्र हो। इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द सेंट्रल अमेरिका। ये जो यूकेटिन पेनिसुला है, मतलब वो सेंट्रल अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है, बराबर ना। और ये एक्सटेंड होता है एटलांटिक ओशन के अंदर, एटलांटिक ओशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है यूकेटिन पेनिसुला, बराबर। अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये पूरा सेंट्रल अमेरिका है, ये पूरा क्या है, सेंट्रल अमेरिका। और ये सेंट्रल अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, बराबर ना। सेंट्रल अमेरिका का ये जो पार्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। ये कहाँ पे एक्सपेंड होता है, एटलांटिक ओशन के अंदर एक्सपेंड होता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। और अगर मैं उसके तीनों तरफ की बात करूँ तो गल्फ ऑफ मेक्सिको उसके वेस्टर्न साइड पे है, गल्फ ऑफ मेक्सिको उसके वेस्टर्न साइड पे है, और नॉर्थन साइड पे है। कैरेबियन सी उसके ईस्टर्न साइड पे है। और जो नॉर्थन पार्ट है वो यूकेटिन पेनिनसुला का कौन सा है, मेक्सिको है। बेलीज एंड पार्ट ऑफ गुटेमाला वो साउथ के अंदर है, बराबर ना। तो ये उसके चारों तरफ के कौन कौन से प्लेस है वो मैंने आपको बता दिया, बराबर ना। राइट। तो न्यूज़ बड़ी सिंपल थी फ्रेंड्स, कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल अभी डिस्कवर किया गया है मेक्सिको के अंदर। कहाँ पे, चेटुमल बे के अंदर, चेटुमल बे के अंदर। चेटुमल बे कहाँ पे आया है, यूकेटिन पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है, जिसके तीनों तरफ पानी होता है, बराबर। हमने ब्लू होल किसको बोलते हैं इसके बारे में बात किया। उसके अलावा ये तामजा ब्लू, सबसे डीपेस्ट ब्लू होल जो अभी डिस्कवर किया गया उसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल है वो। अभी तक का जितना जो डीपीएस ब्लू होल था, सांशा यंग ब्लू होल, जो चाइना का ड्रैगन होल बोला कहला जाता है, साउथ चाइना सी का, बराबर ना, उसके 390 फीट डीपर है, बराबर ना। ओके। और यूकेटिन पेनिसुला जिसके नॉर्थन साइड क्या है, मैक्सिको, जिसके साउथर्न साइड क्या है, बेलीज एंड पार्ट ऑफ गुटेमाला, ये दो कंट्री है। जिसके ईस्टर्न साइड में कैरेबियन सी है और वेस्टर्न साइड में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। और ये उसका पूरा रीजन है। ये नॉर्थ अमेरिका का जो साउथर्न पार्ट है मैक्सिको, ये मैक्सिको का ये जो बे ऑफ मैक्सिको है, बराबर ना, वहाँ पे ये यूकेटिन पेनिसुला है, वहाँ पे चेटुमल बे है, वहाँ पे ये डीपेस्ट होल पाया गया है, बराबर ना। तो आपको आई थिंक इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे इंडियन नेवी के नए चीफ बनाए गए हैं। चीफ का नाम है दिनेश त्रिपाठी। आपको क्वेश्चन होगा सर अभी तक इंडियन नेवी के चीफ कौन थे, तो आर हरि कुमार। आर हरि कुमार अभी तक इंडियन नेवी के चीफ थे, जिनका 40 साल का सर्विस कंप्लीट हो चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनके बाद अभी इंडियन नेवी के नए चीफ कौन बने हैं, दिनेश त्रिपाठी, बराबर ना, जो इंडियन नेवी के 26 चीफ बने हैं, बराबर ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रिसेंट न्यूज है, बहुत सिंपल, कि इंडियन नेवी के जो अभी नए चीफ बनाए गए हैं दिनेश त्रिपाठी, वो 26 चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है, बराबर ना। अभी हम बात करें इंडियन नेवी के बारे में, इंडियन नेवी के चीफ के बारे में, बराबर ना। चलो, अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं तो इंडियन नेवी के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, बराबर। और अगर मैं चीफ ऑफ नवल स्टाफ की बात करूं तो वो कमांडर होते हैं, नेवी के कमांडर होते हैं चीफ ऑफ नवल स्टाफ, जो 4 स्टार एडमायरल होते हैं, बराबर ना। राइट। सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन कमांडर कौन होते हैं, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, जो 4 स्टार एडमायरल होते हैं, बराबर ना। राइट। और अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी का काम क्या है, तो नेवी प्रमोट करता है बायलिटरल रिलेशन बिटवीन द नेशंस थ्रू द जॉइंट एक्सरसाइज, गुडविल विजिट्स, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ, बराबर ना। नेवी का मेन काम है हमारी कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना, राइट। वो अलग अलग देश के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, विजिट्स करती है, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को कंडक्ट करती है, डिजास्टर रिलीफ का काम करती है, सिंपल, बराबर ना। और उसका मेन काम है हमारे कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना, बराबर ना। राइट। और अगर मैं इंडियन नेवी के मोटो के बारे में बात करूं तो शाम नो वरुणा, शाम नो वरुणा वो हमारा इंडियन नेवी का मोटो है, बराबर ना। शाम नो वरुणा का मतलब क्या होता है कि मे द गॉड ऑफ वाटर वरुणा इज प्रोटेक्टिंग अस, ये उसका मतलब होता है, बराबर ना। हम हर साल इंडियन नेवी डे को सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने इसी दिन के ऊपर हमने ऑपरेशन ट्रीडेंट लॉन्च किया था। 1971 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तब ऑपरेशन ट्रीडेंट इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था टू काउंटर अटैक ऑन द पाकिस्तान नेवी, बराबर ना। एक्चुअली पाकिस्तान ने एक शिप को भेजा था, बराबर ना, जिसका नाम है
पीएनएस खाइबर। पीएनएस खाइबर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च की थी ऑपरेशन ट्रिडेंट के अंडर में, और वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था। तो इसी ऑपरेशन की याद में हम हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना? राइट। और अगर मैं कुछ इंडियन नेवी के हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो ये जो इंडियन नेवी की हिस्ट्री है वो 1612 से शुरू होती है फ्रेंड्स, बराबर ना? 1612। और जब ब्रिटिश और पोर्टुगीज एंगेज हुए थे नवल इनकाउंटर के अंदर, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये सबसे पहले नेवी की नींव रखी गई थी 1612 के अंदर। फिर 1834 के अंदर इसको नाम दिया गया बॉम्बे मरीन, जो 1600 सॉरी, फिर 1834 के अंदर ये जो हमारी इंडियन नेवी जो बनाई गई थी 1612 के अंदर, उसका नाम रखा गया था बॉम्बे मरीन, नाम रखा गया था। फिर उसका नाम चेंज करके 1834 के अंदर हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी ऐसा नाम रखा गया, बराबर ना? और ये हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया बहुत सारे वॉर के अंदर। फर्स्ट ओपियम वॉर ऑफ 1814, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1852। तो ऐसे कुछ वॉर के अंदर हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। पहले जब 1612 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब उसका नाम क्या था? बॉम्बे मरीन। फिर उसका नाम रहा हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी, राइट। ओके, उसके बाद ये जो हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी था वो हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन के नाम से जाना गया 1877 के अंदर। और 1892 के अंदर 1892 के अंदर ये मरीन को रिक्रिस्टन किया गया और क्या नाम रखा गया? रॉयल इंडियन मरीन नाम रखा गया। और ये रॉयल इंडियन मरीन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया। फिर से टाइमलाइन के बारे में बता दूं, 1612 के अंदर जब नेवी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टुगीज को इनकाउंटर करने के लिए, तब उसका नाम रखा गया था बॉम्बे मरीन। उसके बाद 1834 के अंदर उसका नाम रखा गया हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी। उसके बाद 1877 1877 के अंदर उसका नाम रखा गया हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन। उसके बाद 1892 के अंदर ये मरीन को रिक्रिस्टन किया गया और रॉयल इंडियन मरीन नाम रखा गया, और इस रॉयल इंडियन मरीन के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था। और 1934 के अंदर मरीन को अपग्रेड करके एक फुल नवल फोर्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया रॉयल इंडियन नेवी। इस रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, बराबर ना? और ये रॉयल इंडियन नेवी को आफ्टर इंडिपेंडेंस जब 1961 के अंदर हमने गोवा को लिबरेट किया पोर्टुगीज से, बराबर ना, तब इसका नाम रखा गया इंडियन नेवी, बराबर ना? राइट। और इंडियन नेवी जब बना उसके बाद उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले की है, लाइक इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर 1965, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ये बहुत सारे ऑपरेशन के अंदर उसने सक्सेसफुली रोल्स कंडक्ट किए हैं, बराबर ना? राइट। आई थिंक आपको इस इंडियन नेवी के बारे में पूरा हिस्ट्री पता चला होगा फ्रेंड्स, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ 1612 से लेके अभी तक की उसकी हिस्ट्री आपको पता चली होगी फ्रेंड्स, बराबर ना? राइट। अगर मैं इंडियन नेवी के 30 साल के प्लान की बात करूं, 30 ईयर प्लान की बात करूं, तो जो हमारी इंडियन नेवी है उसने एक 30 साल का प्लान बनाया है। कब बनाया था? जून 1999 के अंदर। उसके अंदर 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडिजिनियसली बनाना है। अगर मैं इंडियन नेवी के 30 ईयर प्लान की बात करूं, तो 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान was approved by the Cabinet Committee on Security in June 1999, which included the construction of 24 conventional submarines indigenously by 2030। तो इंडियन नेवी का एक 30 साल का प्लान है जो 1999 के अंदर बनाया गया था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। कौन सा प्लान है? कि 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडिजिनियसली बनाना है 2030 तक। और ए टोटल ऑफ 24 सबमरीन्स आर टू बी बिल्ट इन इंडिया एंड 6 ऑफ देम विल बी न्यूक्लियर पावर। ये 24 में से 6 सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर होगी, बराबर ना? इंडिया हैज 1 न्यूक्लियर सबमरीन ओनली एट दिस पॉइंट। कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पास? आईएनएस अरिहंत। और 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनानी है 2030 तक, इंडिजिनियसली बनानी है, इंडिया के अंदर बनानी है। INS अरीगढ़ ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इट इज टू बी कमीशन सून। अभी हमारे पास एट दिस पॉइंट INS अरिहंत है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, और एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं INS अरीगढ़। और INS चक्र जो एक न्यूक्लियर सबमरीन थी जो हमने रशिया से लीज पे ली थी, लेकिन अब वो हमने रिटर्न कर दी है। INS चक्र ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं अभी कुछ समय पहले की बात करूं, तो इंडियन नेवी का एक नया इंसाइन अभी लॉन्च किया गया है। उसके बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया न्यू नवल इंसाइन जिसका नाम क्या है?
निशान, ये इंसाइन कब इंट्रोड्यूस किया था? जब आईएनएस विक्रांत को लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिसका इनोग्रेशन किया गया, उस इनोग्रेशन के दौरान इंडियन नेवी का एक नया सिंबल लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है निशान, राइट। अभी ये जो निशान है, तो इंडियन नेवल इंसाइन वाज रीडिजाइन टू शेड द कॉलोनियल पास्ट एंड ऑनर द रिच इंडियन मैरीटाइम ट्रेडिशन। जो कॉलोनियल पास्ट था उसको दूर करने के लिए और रिच इंडियन मैरीटाइम ट्रेडिशन को डेवलप करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए ये इंसाइन को डेवलप किया गया है, इस निशान सिंबल को डेवलप किया गया है, बराबर ना, राइट। जो प्रीवियस इंसाइन था उसके अंदर सेंट जॉर्ज का क्रॉस था विद द ट्राई कलर इन द कैंटोन। कैंटोन का मतलब होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्लैग। देखो, पहले जो हमारे इंडियन नेवी का जो सिंबल था, जो हमारा फ्लैग था, ये था, ये पहले था, क्या था, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस है। ये जो प्लस दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो सेंट जॉर्ज क्रॉस है और उसके लेफ्ट कॉर्नर में हमारे इंडियन फ्लैग है, राइट ना। ये पहले था, पहले। अभी ये हो गया है, ये जिसमें लेफ्ट कॉर्नर में इंडियन फ्लैग है और राइट कॉर्नर में ये एक पेंटागन बनाया गया है, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करें तो ये जो नया जो फ्लैग बनाया गया है, जिसमें एक पेंटागन है, बराबर। एक पेंटागन के अगर अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये जो पेंटागन शेप है जिसमें डबल लाइन है, ये जो दो गोल्डन डबल लाइन दिख रही है, वो किसके ऊपर से इंस्पायर होके ली गई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंबल है, बराबर, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंबल है, उनका जो प्रतीक है, बराबर, उसके सिंबल के ऊपर से वहां पे इंस्पिरेशन लेके ये सिंबल को डिसाइड किया गया है। और उसके अलावा ये पेंटागन के अंदर एक तो ट्विन गोल्डन बॉर्डर है, ये वाला। सेकंड है नेशनल एम्बलम है, यहाँ पे नेशनल एम्बलम दिख रहा होगा आपको। और थर्ड है इंडियन नेवी का मोटो, शैम नो वरुणा, बराबर, शैम नो वरुणा, बराबर ना। तो ये राइट साइड पे, बॉटम राइट साइड कॉर्नर पे ये सिंबल है पेंटागन का, और लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है? यहाँ इंडियन फ्लैग है, बराबर ना। ये अभी हमारा रिसेंट इंडियन नेवी का फ्लैग है, बराबर ना। पहले क्या था? सेंट जॉर्ज क्रॉस था, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। और ये जो हमारा सिंबल है पेंटागन सिंबल, वो कौन से किसके ऊपर से इंस्पायर होकर हमने डेवलप किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतीक है, बराबर ना, उसके ऊपर से हमने इंस्पायर होकर ये डेवलप किया है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। न्यूज़ तो ऐसे ही थी फ्रेंड्स के इंडियन नेवी के नए चीफ बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? दिनेश त्रिपाठी। लेकिन हमने इसके बाद इंडियन नेवी के पूरी हिस्ट्री के बारे में बात की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी है फाइनेंशियल 2024 के अंदर, वो जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट था उससे भी 6,500 करोड़ ज़्यादा हो चुकी है, बराबर ना। तो मतलब फर्टिलाइजर के ऊपर हमारा खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो रीसेंट न्यूज़ है कि फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी है फाइनेंशियल 2024 के अंदर जो रिवाइज एस्टीमेट रखा गया था बजट के अंदर, उससे भी 6,500 करोड़ ज़्यादा हो गया है, बराबर ना। ये फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है, फर्टिलाइजर क्या होता है, उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्टिलाइजर इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस जिसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, एनपीके। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं कोई भी फर्टिलाइजर के अंदर, बराबर ना। और देयर आर थ्री बेसिक फर्टिलाइजर्स जो हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं: यूरिया, डाई अमोनियम फोस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटास। ये तीन बेसिक फर्टिलाइजर्स है जो हम मेनली इंडिया के अंदर यूज करते हैं, बराबर ना। और अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो कोई फर्टिलाइजर बना रही है, फॉर एग्जाम्पल वो फर्टिलाइजर बनाने में उसका 100 रुपये का खर्चा हुआ। कितना रुपये का खर्चा हुआ? 100 रुपये का खर्चा हुआ। और उस कंपनी ने फार्मर को फॉर एग्जाम्पल वो फर्टिलाइजर 50 रुपये में दिया। कितना रुपये में दिया? 50 रुपये में दिया। तो क्या वो कंपनी लॉस में जाएगी? उसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो 100 रुपये का हुआ, और उसने फार्मर को कितने में दिया? 50 रुपये में। नहीं, तो कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। ये जो बीज का जो मार्जिन है, ये जो 50 रुपये का जो मार्जिन है, वो कंपनी को कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर के अंदर सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी को प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप अपना प्रोडक्शन कॉस्ट जितना भी है उसके ऊपर फार्मर को ये चीज मत दीजिए, आप फार्मर को अफोर्डेबल प्राइस पे दीजिए, बाकी का जो मार्जिन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बराबर ना, राइट। तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी, बराबर, ओके। अगर मैं सब्सिडी, अभी देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर दो टाइप की सब्सिडी है। एक तो यूरिया बेस्ड सब्सिडी,
यूरिया के ऊपर सब्सिडी मिलती है, और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, नॉन यूरिया के नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है, बराबर ना। तो ये यूरिया बेस्ड सब्सिडी की अगर बात करूं तो इन इंडिया यूरिया इज अ मोस्ट प्रोड्यूस, इंपोर्टेड, कंज्यूम एंड फिजिकली रेगुलेटेड फर्टिलाइजर ऑफ ऑल। इट इज सब्सिडाइज ओनली फॉर द एग्रीकल्चर यूज, बराबर ना। तो यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है कंपनीज को, अगर वो कंपनी एग्रीकल्चर यूज के लिए फार्मर्स को ये यूरिया प्रोवाइड करता है तभी उसको ये सब्सिडी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल पे अ सब्सिडी ऑन द यूरिया टू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स on the basis of the cost of production at each plant, and the units are required to sell the fertilizer at the government set maximum retail price। तो यहाँ पे कंपनीज को सब्सिडी कब मिलेगी, जब वो कंपनी फार्मर्स को गवर्नमेंट के द्वारा जो सेट की गई है मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, उसके ऊपर ही उसको फार्मर्स को यूरिया बेचना पड़ेगा। तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वो प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सब्सिडी के फॉर्म में कंपनी को दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सब्सिडी ऑन यूरिया के अंदर, बराबर ना। ओके, लेकिन अगर मैं सब्सिडी ऑन द नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की बात करूं तो पहले जो ये जो एमआरपी है जो यूरिया के अंदर गवर्नमेंट सेट करती है कि भाई कंपनी को कौन से प्राइस पे फार्मर को बेचना है, वो एमआरपी यहाँ पे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के अंदर पहले एमआरपी गवर्नमेंट सेट नहीं करती थी। कौन सेट करता था, कंपनीज ही सेट करती थी। इसके लिए फार्मर्स ज्यादातर किसका यूज करते थे, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर ही यूज करते थे, बिकॉज वही उनको सस्ता पड़ रहा था। लेकिन फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के ऊपर भी सब्सिडी लॉन्च की गई, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, बराबर ना। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर में कंपनीज को सब्सिडी मिलती है अगर वो फार्मर्स को न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी देखो, देश के अंदर हर जगह पे अगर हम यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कुछ जमीन को यूरिया पॉजिटिव इफेक्ट भी क्रिएट करता है, कुछ जमीन पे यूरिया नेगेटिव इफेक्ट भी क्रिएट करता है। तो अगर मैं हर जमीन के ऊपर यूरिया का यूज करूंगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती फ्रेंड्स, बराबर ना। लेकिन फार्मर्स तो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए जिसके ऊपर जो सस्ता मिलेगा उसी का यूज करेंगे। तो अगर यूरिया सस्ता मिलेगा तो यूरिया का यूज करेंगे, तो वो हमारी जमीन के लिए हानिकारक है, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, कि अगर कंपनीज फार्मर को ऐसा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेगा कि जो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए न्यूट्रिएंट है, बराबर ना, उसकी प्रोडक्टिविटी सही में इंक्रीज कर सकता है, और ऐसे फर्टिलाइजर के ऊपर फिर भले वो यूरिया बेस ना हो, नॉन यूरिया बेस हो, फिर भी कंपनीज को सब्सिडी मिलेगी, बराबर ना, राइट। और जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स है वो मेनली है डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश, बराबर ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बात की कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर कुछ इश्यूज है, कौन से इश्यूज है कि यूरिया के ऊपर ज्यादा सब्सिडी मिलती है, इसके लिए फार्मर्स यूरिया के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, बराबर, जो हमारी जमीन के लिए हानिकारक है। और न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस होता है, जो बाकी का जो फर्टिलाइजर्स है नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स है वहाँ पे न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस बहुत होता है। एनपीके का जो रेशियो होना चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो 4:2:1 वो मेंटेन नहीं रहता। यूरिया और डी डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर तो एक न्यूट्रिएंट 30% से भी ज्यादा होता है, बराबर ना। लाइक यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है, डायमोनियम फॉस्फेट के अंदर 46% पोटेशियम है, अरे सॉरी फॉस्फोरस है, बराबर ना। तो एक न्यूट्रिएंट 30% से भी ज्यादा होता है, जो न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस की वजह से अगर हम नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर भी यूज करें फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, बराबर ना। तो गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड की कि आपकी जमीन को, आपके आसपास की जमीन को जो रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिएंट अगर आपके फर्टिलाइजर के अंदर होगा तभी कंपनीज को यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट था बजट का उससे 6,500 करोड़ ज्यादा हो गया है फाइनेंस 2024 के अंदर, राइट। अगर मैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाऊं तो फिजिकल हेल्थ, ये जो फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी है वो बहुत ही डैमेज करता है हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, बिकॉज इतना सारा बर्डन जो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत इंक्रीज कर देता है, बराबर ना। और सब्सिडाइज यूरिया जो बेसिकली एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज करना है, लेकिन बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स भी उसको सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर परचेस करते हैं, बराबर ना, जो गवर्नमेंट के ऊपर और बर्डन क्रिएट करता है, राइट। और ये जो सब्सिडाइज यूरिया है वो स्मगल भी किया जाता है नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और नेपाल के अंदर, तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, बराबर ना। जो मेन नेगेटिव इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ये सब्सिडी बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करती है।
तो ये सब्सिडी धीरे धीरे कम करनी है फ्रेंड्स, बराबर ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के ऊपर फोकस करना है ज्यादा, बराबर ना, यूरिया की सब्सिडी के ऊपर से हमको किसके ऊपर फोकस करना है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के ऊपर फोकस करना है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अपनी नेक्स्ट न्यूज फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन लॉन्च किया है और उसका फर्स्ट सी ट्रायल कंडक्ट किया है, उसके बारे में बात करें फ्रेंड्स, बराबर ना। तो फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उसका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर नाम से पता चलता है एक ऐसी शिप जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सके। अगर फॉर एग्जांपल बीच समुद्र में कोई युद्ध हुआ, तब हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज कर सकते हैं, बराबर ना, वहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट एक साथ हम कैरी कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी रिसेंटली उसके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, बराबर, जिसका नाम क्या है, फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, बराबर ना। उसके बारे में बात करें, चाइना के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानने से पहले, अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूं, तो यूएस का गेराल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी तक का, जिसका डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है 1 लाख टन। 1 लाख टन उसका डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है, 333 मीटर उसकी लेंथ है, और उसकी कैपेसिटी है 80 एयरक्राफ्ट को कैरी करने की, 80 एयरक्राफ्ट को कैरी करने की, बराबर ना। सेकेंड नंबर पे है लियोनिंग जो चाइना का है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 59,000 टन को डिस्प्लेस करने की उसकी कैपेसिटी है, 50 एयरक्राफ्ट को वो कैरी कर सकता है, और 306 मीटर की उसकी लेंथ है। तो अभी ये जो चाइना के द्वारा ये फुजियन एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया ना फ्रेंड्स, वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, वो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है, जो 80,000 टन को डिस्प्लेस कर सकता है, बराबर ना। तो चाइना का जो अभी लियोनिंग जो अभी तक का चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको उसने क्रॉस कर दिया है। 80,000 टन का डिस्प्लेसमेंट वो कर सकता है, ये फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर, बराबर ना। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, आई एन एस विक्रमादित्य जो 45,000 टन डिस्प्ले कर सकता है, 30 एयरक्राफ्ट को वो कैरी कर सकता है एक साथ में, बराबर ना। ओके, तो ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, बराबर ना, ये ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, चल, अगर मैं चाइना के ये जो न्यू हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन की बात करूं, तो ये फुजियन क्या है पहले इसको समझते हैं। तो ये जो फुजियन है, वो नाम रखा गया है चाइना का जो ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है, जो ताइवान के अक्रॉस में लाई करता है, उसके नाम से ये फुजियन का नाम रखा गया है। ये फुजियन जॉइंस टू अदर कैरियर्स करंटली ऑपरेटेड बाय द चाइना। चाइना के पास ऑलरेडी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, शैंडोंग जो 2019 के अंदर कमीशन किया गया, और लियोनिंग जो चाइना ने यूक्रेन से परचेस किया था 1998 के अंदर, बराबर ना। तो ऑलरेडी उसके पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। अगर मैं ये फुजन के फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो फुजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 80,000 टन है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, बराबर ना। और फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमारे में जो मैंने जैसे आपको बताया कौन सा है, यूएस गेरियल्ड आर फोर जो 1 लाख टन की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी कैरी करता है, बराबर ना। ओके, ये जो फुजियन है उसके अंदर एक लेटेस्ट लॉन्च टेक्नोलॉजी फीड की गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, इसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसके अंदर फिट की गई है, एक लेटेस्ट लॉन्च टेक्नोलॉजी है, बराबर नाम, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे पीछे स्लाइड के अंदर, ओके। और ये फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर स्ट्रेट फ्लैट टॉप फ्लाइट डेक फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करें, तो देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली नॉर्मली जो हमारा अभी देखो फ्रेंड्स, कि चाइना के जो अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक तो लियोनिंग और एक शेडोंग, वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके अगर मैं लियोनिंग की बात करूँ 60,000 टन की उसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है। अगर मैं लियोनिंग की बात करूँ, शेडोंग की बात करूँ, तो उसकी कैपेसिटी है शेडोंग की लगभग 66,000 टन की। और अगर मैं इस फ्यूजन की बात करूँ तो 80,000 टन की उसकी कैपेसिटी है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है। आप ये देखो, लियोनिंग, शैडोंग और फुजियन को कंपेयर करो। ये लियोनिंग और शैडोंग के अंदर ये जो आगे का पार्ट है ना, वो ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ है, उसका जो नोज पार्ट है वो थोड़ा उठा हुआ है, आप देखो, बराबर ना। और नॉर्मली सभी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ये जो पार्ट होता है ना, वो उठा हुआ ही होता है। क्यों उठा हुआ होता है फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एयरक्राफ्ट है,
अगर उसको ये सीप के ऊपर से लॉन्च करना है तो उसको थोड़ी सी स्पीड चाहिए। तो ये जो पार्ट है ना वो उसको रनवे देता है और उसको थोड़ी सी लिफ्ट देता है ताकि वो टेक ऑफ कर सके। बराबर, तो ऐसा जो कर्वेचर पार्ट है आगे से थोड़ा सा उठा हुआ वो क्यों रखा जाता है, ताकि उसके ऊपर से जो एयरक्राफ्ट कैरी होता है लॉन्च करना है, उसको टेक ऑफ करना है, उसको थोड़ा रनवे मिल सके। राइट। लेकिन आप देखो ये जो फ्यूजन है जिसको है ना, ये आगे का पार्ट फ्लैट है, आगे का पार्ट कैसा है, फ्लैट है, बराबर ना। तो ये जो फ्यूजन के अंदर अभी अगर मुझे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करवाना है, टेक ऑफ करवाना है, तो मुझे उसके अंदर कैसे कैसे उसका रनवे क्रिएट होगा, उसके बारे में बात करें। तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूजन के अंदर एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, बराबर ना। उसके अंदर एयरक्राफ्ट को कैसे लॉन्च किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे के अंदर, बराबर ना। कैसे, उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर कि चाइना का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजन, वो आगे से कैसा फ्लैट है, बराबर ना, कैसा फ्लैट है। बराबर, नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो आगे से कैसा होता है, कर्वेचर होता है ताकि एयरक्राफ्ट को रनवे मिल सके, लेकिन ये आगे से फ्लैट है। तो एयरक्राफ्ट को रनवे प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसको स्पीड प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई उसके बारे में देखें। तो अगर मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा सिस्टम है, कैटापल्ट सिस्टम है, which helps to provide the extra push to the aircraft. Once the catapult is released, the aircraft attached to the catapult moves forward with a great speed in a short time, which helps it to gain the speed required to take off before it reaches the end of the runway. देखो, ये ईमेल्स टेक्नोलॉजी के अंदर एक कैटापल्ट सिस्टम होता है। कैसा होता है, देखो ये कैटापल्ट सिस्टम मतलब एक अरेंजमेंट है, ऐसा ये अरेंजमेंट है। अभी देखो आप ये अरेंजमेंट के अंदर ये कैटापल्ट सिस्टम है, ये पूरा क्या है, कैटापल्ट सिस्टम। आप यहाँ पे देखो ये जो एयरक्राफ्ट के जो आगे के व्हील है ना, आगे के व्हील यहाँ पे फिट किए गए हैं, बराबर। तो जब एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा तब ये कैटापल्ट सिस्टम है ना बहुत बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी, बहुत स्पीड से ये दिशा में, आगे की दिशा में आगे बढ़ेगी। और जो स्पीड से ये आगे बढ़ेगा उसी स्पीड से एयरक्राफ्ट को धक्का लगेगा, बिकॉज उसके व्हील कहाँ पे फिट है, ये कैटापल्ट सिस्टम के अंदर फिट है, बराबर ना। तो एयरक्राफ्ट को स्पीड कैरी करने के लिए रनवे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जितनी स्पीड से ये कैटापल्ट सिस्टम आगे बढ़ेगा उतनी स्पीड से एयरक्राफ्ट आगे बढ़ेगा और बहुत ही शॉर्ट रनवे के अंदर वो टेक ऑफ हो पाएगा, सिंपल, बराबर ना। राइट। तो ये ईमेल्स टेक्नोलॉजी क्या, वो पता चला एक कैटापल्ट सिस्टम है कि जहां पे एयरक्राफ्ट को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दिया जाता है, बराबर ना, मैकेनिज्म के माध्यम से। राइट। ओके। तो ये जो कैटापोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉल, इस वन सच सिस्टम कि इसके अंदर क्या होता है, एक कैटापोल्ट एक एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करता है एयरक्राफ्ट को ताकि वो शॉर्ट रनवे के अंदर टेक ऑफ कैरी कर सके, सिंपल, बराबर ना। राइट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द कैटापोल्ट सिस्टम, एक तो स्टीम पावर्ड होती है और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को धक्का देने के लिए जो सिस्टम बनाएगी वो स्टीम पावर्ड भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है। और ये जो चाइना के फ्यूजन एयरक्राफ्ट के अंदर कौन सी यूज की गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट सिस्टम यूज की गई है, उसके इसके लिए उसको बोलते हैं ईमेल्स बोलते हैं, बराबर ना। राइट। ओके। तो आई थिंक आपको इस टेक्नोलॉजी के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। और अगर मैं इंडिया के स्टेटस की बात करूं तो 2017 के अंदर यूएस ने हमने इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया था, यूएस के द्वारा हमको इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया गया था। लेकिन हम बजट की कंसर्न की वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारी कंपनी है भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो ऑलरेडी, सॉरी बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी काम कर रही है। हम ये टेक्नोलॉजी को इंडियंस ही बना रहे हैं ताकि हम बजट कंस्ट्रेंट के अंदर इसको डेवलप कर सके, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये फ्यूजन के अंदर समझ में आया होगा, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक शादी पर एक बड़ा फैसला लिया गया फ्रेंड्स, कि 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, एक जजमेंट आया है, उसके बारे में बात करें तो एक्चुअली ये रिसेंट न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं है। राइट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट, बराबर ना। तो इसी न्यूज़ के बारे ऊपर से हम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करूं फ्रेंड्स, तो इट कोडिफाइज द लॉ रिलेटेड टू द मैरिज अमंग द हिंदूज। तो हिंदूज के अंदर जो मैरिज होते हैं वो कौन से एक्ट के अंडर में कोडिफाई किए गए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में, बराबर ना। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स द ceremonies and registration for the Hindu marriage but also lays down the rules regarding the divorce। तो इस एक्ट के अंडर में खाली जस्ट मैरिज के ही रूल्स नहीं लिखे गए हैं, डाइवोर्स के भी रूल्स लिखे गए हैं। अगर इस
एक्ट के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करूं, अ हिंदू बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन इज अ सब्जेक्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदू मैरिज एक्ट में कौन किसको ये इम्प्लीमेंट होता है? जो हिंदू बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन, जो जो व्यक्ति बाय बर्थ हिंदू है या तो उसने कोई रिलीजन से हिंदू के अंदर कन्वर्जन किया है, तो वो भी ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में शामिल होगा, बराबर ना। द डेफिनेशन ऑफ हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख एज वेल, बराबर ना। तो हिंदू के अंदर बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये लोग भी शामिल हो गए इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, बराबर ना। राइट। अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अगर मैं मैरिजेबल एज की बात करूं तो जो ब्राइड ग्रूम होते हैं उनकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो ब्राइड होते हैं उनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, बराबर ना, मैरिज करने के लिए। और जो मैरिज अमंग द माइनर्स अगर देखने को मिला तो वो पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर माइनर का मैरिज देखने को मिला तो हिंदूज के अंदर। और सेरेमनीज की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, कि कस्टमरी प्रैक्टिस इज लाइक कस्टम्स, लॉन्ग टर्म यूसेज, रीति रिवाज, बराबर ना। तो ये सब फॉलो होने चाहिए तभी मैरिज को मान्य किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इस हिंदू मैरिज एक्ट। और सप्तपदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सप्तपदी मतलब जो 7 फेरे लेते हैं मैरिज के दौरान, वो होने चाहिए तभी मैरिज वैलिड होगा, बराबर ना। राइट। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर मैं बात करूं, वो क्या बोलता है कि इलीगल है, क्या इलीगल है कि दो लिविंग वाइफ एक साथ रखना वो इलीगल है, जिसको बोलते हैं बिगेमी, बराबर। इफ वन स्पाउस इज अलाइव, अगर एक स्पाउस अलाइव है तो पर्सन, और अगर पर्सन रीमैरी करता है तो वो उसका जो मैरिज है वो नॉट ओनली वॉइड बट द पर्सन इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द सेक्शन 499, 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग अगर एक व्यक्ति के दो दो वाइफ एक साथ रहते हैं तो वो इलीगल है, बराबर, जिसको बिगेमी बोला जाता है। और अगर एक स्पाउस जिंदा है और एक पर्सन दूसरी बार मैरिज करता है, बराबर ना, तो वो पनिशेबल है सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 के अंडर में, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द हिंदू मैरिज इज सब्जेक्ट टू द लॉज एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर जो लॉज फॉलो होते हैं उसके अंदर में ये रजिस्ट्रेशन होगा हिंदू मैरिज का। और हाउएवर अ मैरिज इज नॉट इनवैलिड, मैरिज को इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर कुछ ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैरिज इनवैलिड हो जाएगा, बराबर ना। रिचुअल्स फॉलो किए होने चाहिए तभी मैरिज वैलिड है, बराबर ना। सर्टिफिकेट से ज्यादा रिचुअल्स फॉलो होने चाहिए, बराबर ना। ओके। और अगर मैं डाइवोर्स के रूल्स की बात करूं तो एक्ट ऑल्सो अलाउज द डाइवोर्स थ्रू द म्यूचुअल कंसेंट, although the parties are legally not allowed to seek the divorce within the 1 year of marriage। यहाँ पे दो व्यक्ति डाइवोर्स नहीं ले सकते मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर। अगर कुछ ऐसा कोई वैलिड रीजन है तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन के माध्यम से डाइवोर्स हो सकता है, बाकी 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स लेना इलीगल है। अगर कुछ ऐसे कंडीशंस है तो आप ले सकते हो, सिंपल, बराबर ना। राइट। अगर मैं लीगल प्रोसीजर्स की बात करूँ तो जो हिंदू मैरिज के जो मैटर्स है वो कहाँ पे डिसोल्व किया जाता है? फैमिली कोर्ट्स के अंदर। और मैटर्स अंडर द एक्ट आर टेकन अप बाय द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे मैरिज सेलिब्रेट किया गया था उसी सिटी उसी टाउन के जुरिस्डिक्शन के अंदर ये मैरिज के रिलेटेड जो मैटर्स है वो सॉल्व किए जाएंगे फैमिली कोर्ट्स के अंदर, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। न्यूज़ तो अ, हमारे लिए इतनी काम की नहीं थी कि भाई 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको आपने अच्छे समझा होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। Okay. हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स साइकी मिशन के ऊपर। नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है साइकी मिशन, उसके बारे में बात करें तो न्यूज क्या है कि नासा का एक साइकी स्पेसक्राफ्ट अभी लॉन्च किया गया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन के ऊपर, टू एक्सप्लोर अ मेटल रिच एस्टेरॉइड नेम साइकी, बराबर ना। उसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम भी रखा गया है साइकी स्पेसक्राफ्ट। तो इस साइकी मिशन के बारे में बात करें तो अगर मैं साइकी मिशन के बारे में बात करूं तो जर्नी इज टू रीड द एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड उसका नाम क्या है? साइकी। एस्टेरॉइड का नाम है साइकी। विल स्पेंड नियरली 6 ईयर्स, 6 साल का ये जर्नी है ये स्पेसक्राफ्ट का। 3.6 बिलियन किलोमीटर उसको क्या कवर करना है 6 साल के अंदर। ये नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट को किसको स्टडी करने के लिए जा रहा है? साइकी नाम का एक एस्टेरॉइड है
उसको स्टडी करने के लिए जा रहा है, बराबर ना। ये साइकी नाम का जो एस्टेरॉइड है वो कहाँ पे है, तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है आप देख सकते हो, ये बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ये एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर घूम रहे हैं, बराबर ना। ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे है, मार्स मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, और इसी एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर ये साइकी एस्टेरॉइड है, बराबर ना। इसको स्टडी करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, 6 साल की ये जर्नी है। आई थिंक 3.6 बिलियन किलोमीटर का ये पूरा जर्नी है इस स्पेसक्राफ्ट का, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके, चल, अगर मैं ये एस्टेरॉइड के बारे में बात करूं जिसका नाम है साइकी 16, बराबर, वो 370 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट है उसके बीच में लाई करता है, बराबर ना। और उसका जो डायमीटर है इस एस्टेरॉइड का 140 माइल है, ध्यान में रखना है। और ये जो एस्टेरॉइड है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1853 के अंदर इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनीबाले डी गैस्पर्ड के द्वारा। और इसका जो नाम रखा गया है साइकी, वो एंशियंट ग्रीक गॉडेस है साइकी, उनके ऊपर से ये नाम रखा गया, ध्यान में रखना है, राइट। जो मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स नॉर्मली रॉक से बने होते हैं, आइस से बने होते हैं, लेकिन ये जो एस्टेरॉइड है वो साइकी, ये जो एस्टेरॉइड साइकी है वो मेटल से बना हुआ है, बहुत सारा मेटल है इसके ऊपर, इसके लिए बहुत यूनिक है, इसके लिए इसको स्टडी करने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ये जो साइकी का जो शेप है वो पोटेटो के जैसा है, कैसा जैसा है, पोटेटो के जैसा है। और साइकी सूर्य के आसपास एक चक्कर पूरा करने के लिए 5 अर्थ ईयर्स लगाता है, मतलब हम जो अर्थ को 1 साल लगता है सूर्य के आसपास पूरा चक्कर लगाने के लिए, ये साइकी को अर्थ के 5 गुना जितना समय लगता है, बराबर, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो एक 5 साल है उतना समय लगता है साइकिल को सूर्य के आसपास एक चक्कर कंप्लीट करने में। साइकिल को अपनी अपने एक्सिस के ऊपर घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 4 घंटे के आसपास समय लग रहा है। पृथ्वी को अपने एक्सिस के आसपास एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 24 आवर्स, लेकिन साइकी को एक अपने एक्सिस के आसपास एक चक्कर पूरा करने में 4 घंटे लगता है, और सूर्य के आसपास एक चक्कर पूरा करने में 5 साल लगते हैं, ध्यान में रखना है, ओके। और कहाँ पे है ये एस्टेरॉइड बेल्ट, कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में है, बराबर ना, ओके। अगर मैं कुछ लेटेस्ट फाइंडिंग्स के बारे में बात करूं इस साइकी एस्टेरॉइड के ऊपर, तो अभी रिसेंटली हबल स्पेस टेलीस्कोप जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया है यूएस के द्वारा 1990 के अंदर, उसके द्वारा इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था, और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने लॉन्च किए हैं कि भाई उसके अंदर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इसके लिए उसको फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस साइकी मिशन के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। साइकी नाम का एक एस्टेरॉइड है, उसको स्टडी करने के लिए नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है, ओके। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया गया है एक संस्था के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। और इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम स्कोर है वो कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बराबर ना। तो इस स्कोर के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। चल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इट हैज बीन पब्लिश्ड एवरी ईयर सिंस 2002, 2002 से ये रिपोर्ट हर साल लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा, राइट। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, वो एक एनजीओ है, कहाँ पे है, पेरिस के अंदर, और दैट हैज अ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूएन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंकोफाइन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंकोफाइन क्या है, 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशन का एक कलेक्टिव ग्रुप है। तो ये कंसल्टेटिव स्टेटस कैरी करता है ये सब संस्था के साथ, बराबर ना, ये एनजीओ, राइट। और 180 कंट्रीज का सर्वे किया गया है इसके अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, किसको मेजर करने के लिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रेस फ्रीडम कितना है उसको मेजर करने के लिए। क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं उसके अंदर, तो सेंसरशिप, मीडिया इंडिपेंडेंस, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ऐसे कुछ फैक्टर्स को देखा जाता है और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, बराबर ना। स्कोरिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो हर एक कंट्री को 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है, जहां पे 100 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर एंड 0 इज अ वर्स्ट पॉसिबल स्कोर, बराबर ना। और इवोल्यूशन क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वो 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करती है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी के ऊपर फोकस करती है, बराबर ना। और अगर मैं फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर आर्टिकल 19
हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउएवर फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर में हमने इंक्लूड किए हैं, बराबर ना, राइट। और उसके अकॉर्डिंग ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ध्यान में रखना है, ओके। और तो ये तो हमने बात की कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को देख के ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा। अभी अगर मैं इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अंदर इंडिया का स्कोर आया है 31.28, जो लास्ट ईयर से कम हुआ है। 36.62 था लास्ट ईयर, इस बार 31.28 है। और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 180 में से 161 था, अभी इस बार 2024 के अंदर 159 हुआ है, बराबर ना। और उसके अंदर अगर मैं बात करूँ टॉप किसके द्वारा किया गया, नॉर्वे और डेनमार्क के द्वारा इस इंडेक्स को टॉप किया गया, ध्यान में रखना है, नॉर्वे और डेनमार्क के द्वारा, बराबर ना, राइट। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया का रैंक 159, और टोटल 5 फैक्टर को ध्यान में रख के इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, बराबर ना। पेरिस बेस्ड एक संस्था है, एक एनजीओ है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।